वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ या किस प्रकार से हम बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट अप्रोचेस से मैनेज कर सकते हैं, मुख्य रूप से हम उसके संरक्षण के बारे में पढ़ना चाहेंगे। चूँकि ये सब हम सबको विदित है कि जो जैव संपदा है, जैव विविधता है, ये एक बहुत ही मूल्यवान संपदा हमारे लिए है। क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जीवन है, वो यह जीवन का जो अस्तित्व है या जीवन आगे समय भी बना रहे पृथ्वी पर, उसके लिए ज़रूरी है कि जैव संपदा सुरक्षित रहे। जैसे जैसे इसका ह्रास होगा, जी पृथ्वी पर जीवन का धीरे धीरे ह्रास होगा या अपन कहें कि वह विलुप्त होती जाएगी। इसलिए ये न केवल पर्यावरण विदों की या वैज्ञानिकों की या फिर इससे जुड़े हुए संगठनों की के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस पर कार्य करें और इसका संरक्षण के लिए प्रयास करें। इन सब की जिम्मेदारी के अलावा ये प्रत्येक मानव की भी जिम्मेदारी है कि वह इस दिशा में कार्य करे, इस तरह की प्रयास करे जिससे जैव विविधता का नुकसान न हो और हम उसको संरक्षित कर पाए। क्या एम्स हैं कंजर्वेशन के? संरक्षण के जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रिजर्व इकोसिस्टम प्रोसेसेस, एग्जाम्पल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वाटर बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल इरोजन। तो अगर हम इकोसिस्टम लेवल पर देखें, पारिस्थितिकी तंत्र लेवल पर देखें, तो पारिस्थितिकी तंत्र का बुनियाद जो है वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, जो कि जैविक घटकों के मध्य होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के मध्य होता है, और उसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो है, न्यूट्रिएंट्स जिसकी हम कहते हैं साइक्लिंग होती है अजैविक और जैविक घटकों के मध्य, तो वह संरक्षित रहे सबसे पहले तो। और ये तब संरक्षित रह पाएगा जब उस पारिस्थितिकी तंत्र में पर्याप्त मात्रा में वाटर की अवेलेबिलिटी होना सुनिश्चित हो और सॉइल इरोजन ना हो। तो हमें इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। हमारा उद्देश्य ये है कंजर्वेशन का, ताकि हम जितने भी विविध प्रकार की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है पाई जाती है, हम उसे भी संरक्षित करें। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी का जो नुकसान है, इसका मतलब जीन्स का नुकसान, लॉस ऑफ जीन्स। when there will be loss of gene, then there will be the loss of functions, and ultimately it results into extinction of many species. And directly to prevent extinction of any species, कोई भी प्रजाति ऐसा लगता है कि अगर वह खतरे के निशान पर है, खतरे का निशान मतलब कि वह एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हो, एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज हो, उसमें अलग क्राइटेरियाज होते हैं, एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या रेयर स्पीसीज है, तो हमें ऐसी प्रजातियों को चिन्हित करना चाहिए, उनका स्टडी करना चाहिए कि क्यों वो इस कैटेगरी पर पहुंची है। क्या वहाँ पर कोई नेचुरली कोई डिज़ास्टर हुआ है, या कोई मैन मेड या ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण वह उसका अस्तित्व खतरे में आया है। जिन भी कारणों के कारण वह खतरे पर आ रही है, हमें उसको पर ध्यान रखते हुए उसके संरक्षण का कार्य करना चाहिए। तो ये इसके मुख्य ध्येय हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के। इसी तरीके से कंजर्वेशन में ये भी देखा गया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, या कुछ फ्लैगशिप स्पीसीज का कॉन्सेप्ट चलाया गया है।
फ्लैक्सी स्पीसीज एक तरीके से ऐसी प्रजातियां होती है जिन्हें पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन में, वहाँ पर पब्लिक के अंदर अपील हो, उससे पब्लिक उससे जुड़े. So we should first concentrate on conserving species that have strong and widespread public appeal, called as flagship species, as there will be widespread support for conserving areas where they live. Many other wild species will also be saved. तो कुछ प्रजातियां ऐसी होती जो कि पब्लिक उनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई होती, जैसे हम कहें कि टाइगर. तो टाइगर एक ऐसी स्पीसीज है जिससे हर व्यक्ति उसको देखना चाहता है. हम अगर अपनी स्वयं की बात करें, हम भारत का ही अगर उदाहरण लें, और भारत क्या छोड़ो, हम अपना राजस्थान का उदाहरण लें, तो आप सब भी जानते हैं कि रणथंभौर के अंदर, जो कि पॉपुलर है टाइगर्स के लिए, और वहाँ पर देशी से लेकर के विदेशी पर्यटक आते हैं उस टाइगर को देखने के लिए. तो टाइगर एक ऐसा प्रजाति है जो कि पब्लिक को अपील करता है. पब्लिक उससे उसकी तरफ आकर्षित होती है, उससे उसकी तरफ देखने के लिए आकर्षित होती है. हम उसको एक तरह से फ्लैगशिप स्पीसीज कह सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम वह प्रजाति संरक्षित रहे. तो उसके संरक्षण के लिए क्या करेंगे, हमने प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क बनाया. तो हम उस पार्क को उसके अंदर कुछ नियमों को, जो नियम जो सरकार बनाती है उसके प्रोटेक्शन के लिए, हम उसकी पालना करते हैं. भाई उसके अंदर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से. तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसको वो एक अपना नेचुरल एनवायरनमेंट मिलेगा. तो फ्लैगशिप स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए, साथ साथ वो अपनी संख्या बढ़ाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक एनवायरनमेंट दें, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट दें. और चूँकि जब हम उसको वो एनवायरनमेंट देंगे तो उसके साथ साथ उस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य स्पीसीज भी संरक्षित होगी. वहाँ पर रहने वाले एंटीलोप्स हों, या सांबर हो, चीतल हो, हिरन हो, या और भी कोई मवेशी हो, या और भी कोई जंगली जानवर हो, वो भी संरक्षित होंगे. तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट चला है. जैसे कि फ्लैक्सी स्पीसीज आर द फ्लोरिडा पैंथर, द जायंट पांडा, द अफ्रीकन एलिफेंट, द टाइगर्स इन इंडिया एंड न्यूजीलैंड. तो ये फ्लैक्सिव स्पीसीज के माध्यम से हम काफ़ी सारी प्रजातियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पांडास जो हैं, दी जायंट पांडास आर फ्लैगशिप स्पीसीज, एंड बिकॉज दे एलिक एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल. और आप देखेंगे WWF जो है, उसका लोगो भी जो है, उसमें पांडा का लोगो दिया हुआ है. इस तरीके से एक होती अम्ब्रेला स्पीसीज. What is this? Umbrella species is an organism whose protection provides protection for variety of other organism. कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको संरक्षित करने से हम कई सारे अन्य ऑर्गेनिज्म को भी संरक्षित कर पाते हैं. As top predators, grizzlies are especially vulnerable to disturbances in their habitat and food supply, and thus serve as an excellent indicator species for the wildness and the overall health of the coastal ecosystem. Grizzly bears are also an excellent umbrella species because they require large home range. चूँकि ग्रिजली जो बियर हैं, उनको बड़ा होम रेंज चाहिए. मैंने आपको बताया शुरू में, पूर्व के क्लासेस में, कि हैबिटेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टेरिटरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और होम रेंज क्या होता है. होम रेंज मतलब किसी भी प्रजाति का होम रेंज या स्पीसीज का होम रेंज मतलब वह अपने आवास से जितनी मैक्सिमम दूरी तय कर सकता है अपने दैनिक जीवन कार्य को पूरा करने के लिए, चाहे वो भोजन के लिए हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन के लिए, तो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर कर सकता है वो उसका होम रेंज कहलाता है. तो चूँकि ग्रिजली बियर का होम रेंज बहुत बड़ा है, तो अगर हमें ग्रिजली बियर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें उसके होम रेंज तक जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, हो सकता है वो 200 किलोमीटर का हो, 300 किलोमीटर, तो इतना बड़े एरिया को हमें संरक्षित करना पड़ेगा. तो अम्ब्रेला स्पीसीज का मतलब भी होगा, क्योंकि इतने बड़े एरिया को हम जब संरक्षित करेंगे तो उस एरिया में और भी पाए जाने वाले दूसरी प्रजातियां हैं,
वह भी संरक्षित होगी, क्योंकि अगर हमने उसका होम रेंज डिस्टर्ब किया तो हम उसको डिस्टर्ब करेंगे और अल्टीमेटली वह विलुप्त होने के कगार पर पहुंचेगा। तो अम्ब्रेला स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, ये एक तरह के ऐसे कॉन्सेप्ट्स IUCN या कंजर्वेशन जो और जो सोसाइटीज़ है ऐसे स्पीसीज को चिन्हित करती है ताकि उनके साथ साथ और दूसरे स्पीसीज का भी संरक्षण आसानी से किया जा सके। इसी तरीके से हमें उन प्रजातियों का भी फोकस करना चाहिए जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे कि कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज मस्ट बी गिवन टू कंजर्व priority must be given to conserve a keystone species which remains at the top of an arc. If it is removed, the whole ecosystem will fall down. The keystone species is defined as a species whose impact on its community or ecosystem are large and much larger than would be expected from its abundance. If a keystone species disappears, many other species will be affected and will perhaps disappear too. So, the conserve is redundant species, whose disappearance has little or no effect on the remaining species. अब प्राथमिकता उन स्पीसीज को भी देना चाहिए जो कि एक बड़ा इफेक्ट उस इकोसिस्टम में होता है। सारी की सारी स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में या कम्युनिटी में पाई जाने वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि कीस्टोन स्पीसीज होती है। कुछ प्रजातियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। ऐसी प्रजातियों का जिसका इफेक्ट इकोसिस्टम पे इतना गहरा है कि अगर उसकी अनुपस्थिति के कारण पूरे इकोसिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होगा तो हम उसको कीस्टोन स्पीसीज कहेंगे। तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका संरक्षण होना चाहिए। अब जैसे कि हम बात करें, एक उदाहरण दिया गया कीस्टोन स्पीसीज का जो है सी ऑटर। तो आप देख सकते हैं सी ऑटर एक ऐसा जीव है जिसका मुख्य जो भोजन है वो है सी अर्चिन्स, जो आप वायलेट कलर्स के अंदर सी अर्चिन्स देख रहे हैं। और ये सी अर्चिन्स क्या है, ग्रेज करते हैं कैल्प्स को ना। कुछ वनस्पति है जो समुद्र में पाई जाती है, खास करके जो फॉटिक जोन के अंदर है वहाँ पर इसका ओवर ग्रेजिंग करती है। तो अगर सी ऑटर नहीं होगा तो आप देख सकेंगे कि सी अर्चिन की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, वो एक्सप्लोजन ऑफ सी अर्चिन पॉपुलेशन, और उसके कारण क्या ओवर ग्रेजिंग होगी किसकी, कैल्प्स की। कैल्प क्या है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं उस इकोसिस्टम के। तो जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स पर इफेक्ट होगा और दूसरी स्पीसीज पर इफेक्ट होगा, क्योंकि इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे। अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसी इकोसिस्टम की डिस्टर्ब हो गई तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। और यहाँ पर सी ऑटर जब उपस्थित है तो वह सी अर्चिन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि वह उनका भोजन है। और जब सी अर्चिन की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो कैल्प्स की जो ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग है, वो नहीं होगी। और कैल्प्स की जब कैल्प्स अपनी संख्या, कैल्प अपनी जब ओवर ग्रेजिंग नहीं होंगी तो वो उस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। और जब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी तो वो इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा, सर्वाइव करेगा। तो इसलिए यहाँ पर सी ओटर एक तरीके से कीस्टोन स्पीसीज हो गया, क्योंकि इसके कारण यहाँ का इकोसिस्टम वेल मेंटेन्ड है। ये एक और चित्र में देख सकते हैं कि सी ऑटर किस तरीके से सी अर्चिन्स जो हैं उन पर फीड करता है और वहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। अब क्या हम संरक्षण के कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का उपयोग करते हैं, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दो मुख्य जो स्ट्रेटजीज हैं उनका हम पालन करते हैं या उन्हें हम अप्लाई करते हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन।
इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब है इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन नेचुरल हैबिटेट. इट इंक्लूड्स नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. कि प्रजातियों का, स्पीसीज का कंजर्वेशन उन्हीं के नैसर्गिक आवास में या उनकी जो जो नेचुरल आवास है, नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पर वो पाए जाते हैं, जिन जगह पर वो रहते हैं, जिन जंगलों में, जिन वनों में, जिन एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो पाए जाते हैं, वहीं पर उनका संरक्षण का प्रयास किया जाए तो हम उन्हें इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं. और हम यहाँ पर 3 मुख्य तरीकों से इन सिटू कंजर्वेशंस कर सकते हैं. नेशनल पार्क द्वारा, सेंचुरीज के माध्यम से और बायोस्फीयर रिजर्व्स के माध्यम से. दूसरा आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन. Ex situ conservation is a conservation outside or away from natural habitat. It includes zoos, botanical gardens and seed banks. जब किसी प्रजाति का उसके नेचुरल आवास में कंजर्वेशन बहुत मुश्किल हो जाए तो हम एक्स सिटू कंजर्वेशन पे तब हमें एक्स सिटू कंजर्वेशन पे जाना चाहिए. और उसके लिए जैसे कि जूस है, मतलब उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के से बाहर एक अलग एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट, उसको अपनी देख रेख के अंदर वहाँ पर उसको ग्रो कराया जाए, उसको संरक्षित किया जाए. तो अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट हो तो हम एक्सिटू कहते हैं. इसका मतलब एक्सिटू मतलब अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट. जैसे मुख्य उदाहरण इसमें जूलॉजिकल गार्डन्स हो गए, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, या सीड बैंक्स हो गए, जीन बैंक्स हो गए, ये इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं. तो इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे.